के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित कर चुके हैं। अब मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आप भी सुने। हो सकता है आप कैश दें, लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत में आ रहे ऐसे बदलावों को मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। समय कम पड़ जाएगा, लेकिन भारत की उपलब्धियां कम नहीं पड़ेगी। 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, 100 से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था, तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी। और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना, तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। कि जब जब भारत मजबूत हुआ है, तब तब पूरी दुनिया का लाभ हुआ है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, इस पैंडेमिक में भी हमने यही देखा है। जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी। और वो समय याद कीजिए, घर से बाहर निकलने के लिए भी दुनिया डरती थी। तब दुनिया के 150 देशों को दवाइयां भेजी थी। जब दुनिया को कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। हमारा दिल बड़ा है। विश्व शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट उससे भी बड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से शुक्रवार यानी 23 जून को बिहार के पटना में विपक्षी दलों ने बैठक की। इस दौरान विपक्ष के 17 राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा भी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर हुई इस बैठक में 30 से अधिक विपक्षी नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। सुनाएंगे।
ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। मैंने देखा अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये घोषणा की कि गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोला जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार के प्रमुख अभियान डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की भी सराहना की है। It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the US. The excitement here, in terms of seeing the progress India has made, particularly around the vision of digital India and the economic opportunity. And I had met the Prime Minister in December, and we continued our conversation. And we shared Google is investing $10 billion in the India Digitization Fund, and we are continuing to invest through that, including in companies working on AI. As part of that, we have a 100-language initiative. We are bringing BART to more Indian languages very soon. And we are also excited today that we are announcing the opening of our Global FinTech Operations Center in Gift City, Gujarat. And it will cement India's FinTech leadership. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण नीति के साथ काम किया। राजस्थान शांति प्रदेश था, लेकिन यहां दंगों पर दंगे हुए। लेकिन अब की बार भगवान बजरंग बली उन्हें धोबी पछाड़ देंगे। जयपुर में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए जोधपुर के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा, जबकि महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के साथ में काम किया है और उनकी तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए जिस तरह से राजस्थान जो शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण प्रदेश था, उसमें जिस तरह का वैमनस्य फैला है, जिस तरह से राजस्थान में दंगों पर दंगे हुए और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को चोट पहुंचा करके अपने वोट बैंक को खड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है,
अब की बार बजरंगबली निश्चित रूप से उनको धोबी पछाड़ इसके कारण से देने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरऑल वो आपको लगातार घेर रहे हैं, लेकिन आपके ही सांसद ने और आप लोगों ने सबने मिलकर जो आरोप लगाए हैं घोटालों के, जिनमें आपका जल महकमे का पीएचडी का घोटाला भी एक। उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती के साथ बैठक पर उठे सवाल पर संजय राउत ने कहा कि नवाज शरीफ का केक काटने हम नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हमें एक साथ रहना होगा। आप भी सुने। मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। गृह मंत्रालय, मोदी जी की सरकार मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं सकी। केंद्रीय मंत्री हो, वहां के राज्य के मंत्री हो, वहां के विधायक हो, सांसद हो, सब लोग भाग गए, सरकार भाग गए वहां से, सबके घर जला दिए। अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सके। हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन आप 2 महीने के बाद ये बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री जब अमेरिका में है, ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन आज हमारी तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जी जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमारे मुद्दे जो है वहां रखेंगे। लेकिन हमारी मांग आज भी है, एक सर्वदलीय बैठक, एक डेलीगेशन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर में जाना चाहिए और वहां जो उग्र आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, संगठन है, नेता है, उनसे खुली चर्चा उनके साथ होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए सबके साथ। यह हमारी मांग है। तो मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि जल्दी ही ऑल पार्टी डेलीगेशन आप मणिपुर में लेके जाएंगे। उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर 2024 को हमने ये सत्ता परिवर्तन नहीं किया, 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखिए। उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर 2024 को हमने ये सत्ता परिवर्तन नहीं किया, 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखिए। एलजेपी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर विपक्षी दलों के नेताओं से नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछने को कहा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से पार्टी सांसद चिराग पासवान ने पटना की बैठक में शामिल हुए विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि वो नीतीश कुमार से ये सवाल जरूर करें कि उनके 18 साल के शासन काल के बाद भी बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है। आज पुनः विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। मैं चाहता हूं कि जितने भी विपक्षी दल के नेता बिहार आए हैं विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ, वो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछें। वो मुख्यमंत्री भी उनसे सवाल पूछे जिनके राज्यों में सबसे ज्यादा बिहारी युवा जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। वो पूछें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्यों 18 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार के हालात इतने बदतर हैं, क्यों बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्यों बिहार में अपराध अभी तक नियंत्रित नहीं हुआ, क्यों भ्रष्टाचार की देन बिहार की हर योजना चलती है, जहां एक तरफ पुल हवा में गिरता है तो वहीं दूसरी तरफ बांध को चूहे कुतर जाते हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का पूछना जरूरी है। पूछे उनसे कि जहां एक तरफ आप देश का नेतृत्व करने की आप सोच रख रहे हैं, तो वहीं क्यों आपके प्रदेश के हालात इतने बदतर हैं, क्यों यहाँ पे 3 साल का डिग्री का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक जाता है, क्यों स्वास्थ्य के हालात यहाँ पर इतने खराब हैं, क्यों किसानों के हालात इतने खराब हैं, क्यों मजदूरों के हालात इतने खराब हैं। जिन मुख्यमंत्री के पास अपने राज्य को विकसित करने की कोई सोच ना हो, वो देश का नेतृत्व करने की सोच रखते हैं, ये अपने में बहुत हास्यास्पद है। और मुख्यमंत्री जी
मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए में लोकतंत्र न होने की बात कही। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं। वहां मीडिया के द्वारा पीएम मोदी से पूछे गए सवाल पर पीएम ने कहा था कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, जिस पर सपा सांसद के द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि हर भारतीय के डीएनए में लोकतंत्र है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं। डीएनए में भी लोकतंत्र है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन मोदी जी के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है, वहां पे तानाशाही है। आज संविधान को बचाने की बात हो रही है। आज जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है, एक हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी जो मुसलमान है, वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, टेंशन में हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी गुजार रही है। न जाने कितने लोग अब बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं। तो मोदी जी लोकतंत्र नहीं खत्म कर सकते, नहीं मिटा सकते देश का। हम हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं, साथ रहते रहेंगे। आप पानी के अंदर लाठी मारेंगे, हलचल होगी, पानी फिर मिल जाएगा। हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये ओछी सियासत अब बंद होनी चाहिए। वो तमाम बातें आप देख ही रहे हैं। कभी हिजाब पे परेशानी है, कभी नमाज पे परेशानी है, कभी मस्जिद पे परेशानी है, कभी मदरसों पे परेशानी है, कभी 3 तलाक का कानून आता है, तो कभी यूसीसी आने की तैयारी है। धारा 370 हटाते हैं, 371 नहीं हटाते। तो ये सब क्या है? प्रतापगढ़ में युवक की हत्या मामले पर शव फेंके जाने की परिजनों ने आशंका जताई है। हालांकि इस दौरान परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मामले की तहरीर दी। बता दें कि युवक की पहले हत्या की गई, बाद में उसके शव को गायब कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को खोज निकाला और लगभग 5 घंटे तक शव की शिनाख्त में जुटी रही। हमीरपुर से खबर है, बताते चले कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सीसी निर्माण का काम। जब 1.5 महीने पहले बनी सीसी रोड टूटने लगी। बताते चले कि सरकारी बजट में ग्राम प्रधान ने जमकर पलीता लगाया, जिसका खामियाजा हमीरपुर की जनता भुगत रही है। तो वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने सचिव पर तंज कसा। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे आरोप सचिव के ऊपर लगाए गए हैं। बता दें इस तरह के कई आरोप कई बार सचिव शिवशंकर पाल पर पहले भी लग चुके हैं। पड़ी है, कब की पड़ी हुई है और कैसी है? 1.5 महीने जुमके आरसीसी बिल्कुल टूट गई है पूरी। क्यों? उसमें माल नहीं डाला, अच्छा काम नहीं हुआ है। कहाँ से कहाँ तक पड़ी है? ये है मीठा कुआं से रोड तक। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यम सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, विस्तार से बताएं पूरा मामला क्या है? जी प्रियंका, बता दूं ये पूरा ही मामला मौदहा विकासखंड के करहैया गांव का है, जहां पर कुछ दिनों पहले एक सीसी का निर्माण हुआ था और वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो विजुअल्स बयां कर रहे हैं वो साफ तौर से भ्रष्टाचार किस तरीके से हमीरपुर जनपद में आमादा है, साफ तौर से वो विजुअल्स दिखा रहे हैं। और जो जिस ग्राम विकास अधिकारी पर ये आरोप लग रहे हैं वो इससे पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। प्रियंका, सत्यम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीणों की तरफ से सचिव के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर पुलिस इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल प्रियंका, बता दूं इसमें जो ग्राम से संबंधित जो मामला होता है, ग्रामीण से संबंधित जो मामला होता है, राजस्व से संबंधित जो मामला होता है, उसमें कहीं ना कहीं मैं अभी मौजूदा प्रथम दृष्टांत की स्थिति बताऊं तो उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो इससे संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, मान लीजिए जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हो गए, खंड विकास अधिकारी महोदय,
और मुख्य विकास अधिकारी महोदय। बावजूद ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदार हुक्मरानों के सह से, आशीर्वाद से ये जो आए दिन मामले निकल कर सामने आते हैं और ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, वही लोग जो ऐसे लोगों के जो हौसले होते हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद होते हैं और आए दिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार को जो है ये अंजाम देते हैं। सत्यम, आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सत्यम, आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसकी शय पर ये सब काम चल रहा है? जी प्रियंका। सत्यम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे। ये पहली बार नहीं है जब सचिव के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे, इसके पहले भी कई बार ग्रामीण आरोप लगा चुके हैं। तो ये कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई और किसकी शय पर ये सब काम किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके कहीं ना कहीं हौसले कुछ इसलिए बुलंद हैं क्योंकि ऐसे लोगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उच्चाधिकारी लोग हैं, उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आए दिन ये जो भ्रष्टाचार है वो देखने को मिलते हैं। और मैं आपको अभी विजुअल्स में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक नवनिर्मित सीसी का जो निर्माण हुआ है, कई लाख लागत से जो है ये सीसी का निर्माण हुआ है, बावजूद ये कुछ महीनों में ही फटकर जो गिट्टी है वो दिखने लगी। साफ तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस नीति है कि जो काम हो वो जीरो टॉलरेंस की तहत, तो बावजूद यहाँ पे जो बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर साफ तौर से पानी फेरने का काम कर रहे हैं। बावजूद अब ये देखने वाली बात ये होगी कि हमीरपुर जनपद के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ऐसे भ्रष्ट लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी, या फिर ये कार्रवाई सिर्फ जांच की आंच में धरी की धरी रह जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमीरपुर से खबर है जहां पर ग्रामीणों के द्वारा सचिव पर आरोप लगाए गए हैं। सीसी निर्माण का काम एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यूपी के बिजनौर में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इस दौरान भीषण गर्मी में बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना रहा, लेकिन इस दौरान आवागमन बाधित रहा। बुलंदशहर क्षेत्र की तहसील सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव गाजीपुर निवासी पीड़ित ने सिकंदराबाद थाने पहुंचकर बताया कि उसकी जमीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत वो पिछले काफी समय से कर चुका है और अधिकारियों के आदेश होने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो वहीं इस दौरान कांवड़ यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से पैनी निगाह रखने के साथ शिव भक्तों को सुरक्षित आवागमन के प्रति पुलिस को गंभीर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से खबर है। बताते चले कि रेवाड़ी में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने नाम लिए बगैर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने 25 जून को गौरवशाली भारत गुरुग्राम लोकसभा रैली में सभी नेता शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी जवाब दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी ने मोदी सरकार के सेवा सुशासन के 9 साल पूरे होने पे मोटे मोटे 14 कार्यक्रम मनाए थे, जिनमें योग दिवस, लाभार्थी सम्मेलन। तो आज भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस मना रहे हैं।
संपर्क से समर्थन कार्यक्रम हमारा कल बावल से शुरू हो चुका है। हमारा हर बूथ का कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस कार्यक्रम में लगे हुए। इसके बाद हमारा 25 जून को जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने तानाशाही लगाई थी, प्रेस का गला घोट दिया था, सभी अखबार बंद कर दिए गए थे, 300 आदमी की हत्या कर दी गई थी, हजारों बलात्कार हुए थे, उस पर नगर पालिका की बात नहीं है, नगर निगम की बात नहीं है, जनसंख्या की बात है। वहाँ जनसंख्या बाहर की भी बहुत ज़्यादा है, तो वो काउंटिंग भी उसकी है, वोट से ही खाली काउंट नहीं होता। वो तो मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया था। अब 70,000 वोटों में नगर निगम है, हमारे यहाँ तो शहर की हैं 1.25 लाख वोट। आपने विधानसभा में मेरा क्वेश्चन सुना होगा, लेकिन वो उसकी भी चीज़ें ना तैयारियां चल रही होती हैं। जनसंख्या इस बार जनगणना हम कराएंगे, क्योंकि अब तक तो पुरानी सेंसेक्स से काम चल रहा है 2011 का, नया अभी